अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी अहम खबरें हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अच्छी खबर जो रात गए कल आई वो थी कि लापता ऑन खोसा वापस आ गए हैं, अपने घर खैरियत से हैं। और इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम चीज़ें हैं जिसको लेकर के आगे का मंजरनामा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमे की आज समाअत थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये मामला था 190 मिलियन पाउंड केस को जो रिकॉर्ड उन्होंने फ्राहम करना था नैब ने, वो रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए, ये इस्तदा थी इमरान खान साहब के वकला की तरफ से। इसके साथ साथ ये भी इस्तदा थी कि ट्रायल कोर्ट को रोका जाए कि वो इसके ऊपर कोई फैसला ना करें। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब, 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इसमें उन्होंने काफ़ी अहम सवालात भी उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या बराह रास्त बरतानवी हुकूमत से ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गई है। तो उन्हें बताया गया कि नहीं, उन्होंने डी फ्रीज़ की थी और फिर वो जो ऑनर हैं इसके, उनके पास गई मलिक रियाज के अकाउंट में, और फिर वहाँ से उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। फिर उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा कि ट्रस्ट की ये ज़मीन है, क्या इसके ऊपर यूनिवर्सिटी फंक्शनल है, काम कर रही है, ट्रस्ट किसके नाम है, इस तरह की जो बुनियादी मालूमात थी वो सारी उन्होंने तफसील पूछी। सलमान सफदर साहब ने इस हवाले से बताया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से पहले जो एक इंक्वायरी बोर्ड है वो मंजूरी दे चुकी थी कि ये केस क्लोज़ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जब चेयरमैन नैब चेंज हुए उसके बाद सियासी इंतकामी बुनियादों पर दोबारा से इस केस को रीओपन करके इसके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। तो उन्होंने उस इंक्वायरी बोर्ड की जो मीटिंग का यूँ समझ लें कि जो मंजूरी का जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सारा हवाले करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। और यहाँ पर इमरान खान साहब की वकला का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो सारा रिकॉर्ड जो है, जो ख़ुद ज़ाहिर नैब के लोगों ने इंक्वायरी की हुई है, अगर वो मिल जाता है तो उससे इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे उनको बेगुनाह साबित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तो इमरान खान साहब कोई उसमें मुलविस नहीं पाए गए थे और बाद में वो केस भी क्लोज़ कर दिया गया था। तो इस हवाले से जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नैब को नोटिस भी जारी कर दिए। और इसके साथ साथ जो दूसरी इस्तदा थी उनकी जानिब से कि जो इसके ऊपर तेज़ी से ट्रायल चल रहा है, उससे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के वकला को पता है कि तेज़ी से ट्रायल चलाने का मकसद यही है कि उनमें जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा सके। तो उसके हवाले से भी उन्होंने इस्तदा की थी, उनकी ये इस्तदा भी मंजूर हो गई है। और दोनों जज साहिबान ने इमरान खान साहब के हवाले से इस केस के ऊपर फैसला देने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है। तो इस वजह से जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने फ़िलहाल सिर्फ 2-3 दिन का स्टे दिया है, बहुत बड़ा कोई रिलीफ नहीं है। बुध तक उन्होंने कहा है कि आप कोई फ़ैसला ना दें। बुध तक तो वैसे फ़ैसला आ भी नहीं रहा था क्योंकि ज़ाहिर अभी एक आध मेरा ख्याल है कोई तफ्तीशी अफसर की जरा रहती है, उसके बाद जो आखिरी बयानात कलमबंद होते हैं वो भी होने होते हैं और उसके बाद फिर सज़ा का मरहला आता है। तो बुध तक तो ये शायद सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती, लेकिन बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी पाबंद कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट को कि आप समाअत करना चाहें तो करते रहें, लेकिन आप हतमी फ़ैसला इसके ऊपर ना सुनाएं। तो अब फ़िलहाल हतमी फ़ैसला तो वो लोग नहीं सुना सकते, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें काफ़ी हद तक, और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फ़ैसला था कि जब तक नैब तरमीम केस का फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक जो भी ट्रायल चल रहे हैं नैब के, उनके ऊपर सज़ाएं हतमी ना सुनाई जाएं। तो ये उस केस के फ़ैसले के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरह ही है, उसी से निकाला गया है। बाकी नैब तरमीम का इसका फ़ैसला, उसका शॉर्ट ऑर्डर तक अभी तक नहीं आया, 3 महीने हो चले हैं। वो अगर फ़ैसला आ जाए तो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान साहब और जो दीगर केसेस हैं नैब के, उसके ऊपर क्या असर आता है। तो बहरहाल ये एक रिलीफ ज़रूर मिल गया है कि फ़िलहाल बुध तक तो रोक दिया गया है और बाकी नैब से नोटिस करके रिकॉर्ड मंगवाने के लिए भी कह दिया गया है। तो ये एक अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई। दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो ये कि तोशा खाना केस में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जिस्मानी रिमांड मुस्तकिल चलता चला जा रहा था, आज वो जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ तो नैब की तरफ से दोबारा उस जिस्मानी रिमांड के लिए एक इस्तदा की गई थी और वो जो इस्तदा थी वो उनकी नहीं मंजूर की गई और ये कहा गया
کہ जुडिशल रिमांड दे दिया जाता है और फिर इस तरह से इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि चूँकि अब जुडिशल हो चुके इमरान खान साहब, तो अब ज़मानत भी दायर की जा सकेगी। अब अगर आप देखें तो अलकादे ट्रस्ट में इमरान खान साहब ऑलरेडी ज़मानत पर हैं, फ़ैसला अभी उसके ऊपर सज़ा का नहीं सुनाया जा सकता, और दूसरी तरफ तोशा खाना में भी इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड पर आ गए हैं और इसमें ज़मानत दायर हो सकती है। तो अगर इसमें ज़मानत दायर होती है, ज़मानत मिल जाती है, तो फिर कोई ख़ास बड़ी रुकावट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब की केसेस में। लेकिन आपको पता है कि मसला केसेस का नहीं है। अगर ये फ़ौरी तौर पर अगर हम इसी हफ़्ते में देख भी लें कि इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है कि दायर भी हो जाए, ज़मानत मिल भी जाए, तो उसके बावजूद भी 9 मई के किसी केस में या किसी भी इवन MPO के केस में भी वो बंद रख सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही कि इस हफ्ते इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, लेकिन मैं केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि फ़िलहाल जो केसेस हैं, अब वो ज़मानतें अगर इन दोनों केसेस में हो जाती हैं तो बज़ाहिर इन केसेस के हवाले से तो रुकावट नहीं रहती। अब आ जाते हैं जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑडियो लीक केस। ये बाबर सत्तार साहब केस सुन रहे थे और आपको शुरू से पता है कि इस केस में बाबर सत्तार साहब के ऊपर बहुत दबाव भी था। उन्हें बार बार ये कहा गया है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, लेकिन वो इस केस से पीछे नहीं हटे और इन्होंने बड़े ज़ोरदार ऑर्डर किए इस केस में मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ को, मुख्तलिफ़ इदारों को, और इसके साथ साथ जो लोग इसमें मुलविस थे उसके हवाले से भी कार्रवाई की उन्होंने बात की थी। तो बाबर सत्तार साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स इस केस में दे रखे थे। बेसिकली ये बुशरा बीबी साहिबा और साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक हुई थी। इसी तरह से बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की भी ऑडियो जो है वो लीक हुई थी और इन चीज़ों को चैलेंज किया गया था कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, एक तो ये ऑडियो रिकॉर्ड करना और फिर इनको लीक करना ये गैर कानूनी है, और इस हवाले से उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी तारीख़ी किस्म की हेयरिंग्स भी की थी और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने वाज़े तौर पर बताई कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह है ये बिल्कुल भी कानूनी अभी तक नहीं है पाकिस्तान में, और इसको आप कानूनी डिक्लेयर किए बगैर अगर किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं तो फिर तो ये गैर कानूनी अमल है, और इसको किस तरह से कोई इदारों की सतह पे किया जा सकता है, इसके लिए कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये बड़े अहम मामलात थे जिनके ऊपर बाबर सत्तार साहब हाथ डाल रहे थे। इसके बाद उनका ये ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया था, और अब आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत हुई जो इनका ऑर्डर चैलेंज किया गया था हुकूमत की तरफ से। अब आज जो 2 रुकनी बेंच था, अब उस बेंच को ही अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस केस के ऊपर क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए होंगे, क्या ऑर्डर दिया होगा। तो जनाब सूरत हाल ये है कि ये जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, और ये आपको पता है कि काजी साहब के दाएं बाएं तशरीफ़ रखने वाले 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जो तकरीबन बिल्कुल काजी साहब के हम ख्याल भी हैं। तो आज इन्होंने बिल्कुल जैसे ही हम ये देख रहे थे बेंच, तो हमें अंदाज़ा था कि हुकूमत को इस केस में अब रिलीफ मिल जाएगा, और बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक दोनों जज साहिबान ने जस्टिस बाबर सत्तार का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल कर दिया। सिर्फ मुअत्तल ही नहीं किया बल्कि ये तक कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो जो खुद नोटिस लेने का इख्तियार ही नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी तो हो सकता है कि ये जो ऑडियो लीक हुई हैं ये खुद जिन्होंने बातचीत की है उनकी तरफ से लीक हो गई, ठीक है ना जी। यानी वो इतने बेवकूफ़ हैं कि पहले वो ऑडियो बात करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको खुद ही लीक करेंगे, फिर उसको खुद ही चैलेंज भी करने चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल थी इन जज साहिबान की, जिन्होंने ये कहा कि भाई वो बड़ा मशहूर सा शेर है ना कि भाई खुद जो आप विक्टिम को जैसे ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी ये खुद ही नीचे आया गाड़ी का कुछ कसूर नहीं है। तो वही सूरत हाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर भी अप्लाई की गई, और ये कहा गया कि जी 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ऑप्शन तो आजकल हर फ़ोन में होता है, हो सकता है इन्हीं में से ही किसी ने रिकॉर्ड कर ली हो गुफ्तगू और उसके बाद उसको लीक किया हो। तो ये भी जज साहब ने कहा, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा जो एक स्टे दे रखा था या मना कर रखा था जस्टिस बाबर सत्तार ने कि किसी शहरी की प्राइवेसी को मुतासर इस तरह नहीं किया जाएगा और कोई गैर कानूनी इस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, तो उस ऑर्डर को भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उन्होंने इजाज़त दे दी, खुली छुट्टी। भाई जिसका दिल करे, जिसकी मर्ज़ी आप प्राइवेसी में इंटरफेयर करें, जिसकी मर्ज़ी कॉल रिकॉर्ड करें, कोई परेशानी की बात नहीं, हम बैठे हैं ना। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 2 जज साहिबान ने किया है।
تو یہ کوئی ایسے حیرت اس لیے نہیں ہوئی. نمبر 1 یہ کہ جو بینچ بنا تھا اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا. نمبر 2 یہ کہ بابر ستار صاحب کو تو مسلسل ہی اس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جائیں. جب وہ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر انہیں اس طریقے سے پیچھے ہٹا دیا گیا. نمبر 3 یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی آرڈر کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں رک گئی تھیں؟ جی نہیں، کیونکہ جو لوگ یہ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، لیک کرتے ہیں، جن کے پاس یہ تمام فیسلٹیز ہیں، وہ بالکل قانون سے بالا ہیں. نہ انہیں پہلے کسی اجازت اور قانون کی ضرورت تھی اس معاملے میں کہ وہ یہ کرتے ہیں، اور نہ انہیں بابر ستار صاحب کے روکنے پر کوئی روک سکتا تھا. تو یہ سلسلہ تو اس کے بعد بھی جاری رہا. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنرل فیض حمید اور ابصار عالم صاحب کی بھی ابھی چند دن پہلے ریکارڈڈ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایون فوجیوں کی بھی آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال بھی ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ لوگوں کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ پہلے عدالت کے ہر حکم کو یا اس کے فیصلوں کو وہ کوئی اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا تو رک جائیں. کیونکہ عدالت تو کئی دفعہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ نے لوگوں کو لاپتہ نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو اٹھانا ہے. اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے. تو یہ فیصلے، یہ حکم کتنی دفعہ آ چکے ہیں. لیکن کیا یہ سلسلہ رک گیا ہے؟ یہ سلسلہ تو جاری ہے. بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے بابر ستار صاحب نے اپنی طور پر یہ زبردست کام کیا. ہم ان کو تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کم از کم وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دلیری کے ساتھ فیصلے دیے، آرڈر دیے، جو کچھ بھی تھا. لیکن بہرحال اگر اس سے کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے بہت کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، تو یہ ایک علامتی تبدیلی اس حد تک ضرور تھی کہ ججز سٹینڈ لیں آئین اور قانون کے لیے. لیکن اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ اس سے چیزیں رک جانی تھی تو وہ تو نہیں رکنی تھیں، اور وہ پہلے بھی نہیں رکی ہوئی تھیں. اب رہی صحیح کسر یہ کہ سپریم کورٹ سے منہ مانگا ریلیف بھی مل گیا، بلکہ منہ مانگے ریلیف سے بھی زیادہ مل گیا. تو اب جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کیپچر ہے اور کس طرح سے فیصلے الٹائے پلٹائے جا سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ. تو اس سلسلے میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ اون کھوسا، ان کو بہرحال رہا کر دیا گیا. اون کھوسا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. آرٹسٹ ہیں بیسیکلی، بڑے زبردست قسم کے اور بڑے وٹی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ میں نے اس سے پہلے تو ان کی چند ایک ویڈیو کبھی سامنے آئی تو دیکھ لی اور آپ جیسے انجوائے کر کے گزر بھی جاتے ہیں. لیکن جس دن سے یہ لاپتہ تھے تو اس دن سے تو اتنے لوگ ان کی یہ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی. اور پھر جب میں نے ان کو کافی ساری ویڈیوز میں فالو کیا تو میں حیران ہوئی کہ یہ تو کتنے زبردست آرٹسٹ ہیں اور کس طرح ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے انداز میں کتنی زبردست طریقے سے معاشرتی مسائل اور پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اور ایک یعنی یہ تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس طرح کی چیز کو، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی تنقید بھی اگر برداشت نہ ہو. تو اون کھوسا کو جس طریقے سے ان کی رہائش گاہ سے دروازے توڑ کر ان کے بچوں کے سامنے اٹھا کے لے جایا گیا تھا، ہراساں کیا گیا، تو یہ ساری صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور کوئی بھی فیملی ہو، بچے ہوں، ظاہر ہے وہ اس ٹراما میں بہت دیر رہتے ہیں. بہرحال اچھی بات یہ کہ انہیں بخیر و عافیت چھوڑ دیا گیا ہے. وہ کل رات واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. ان کی وکیل کی طرف سے بھی یہ بتا دیا گیا ہے. ان کی گمشدگی کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہوا تھا اور آج کے دن اس کی سماعت بھی ہونا تھی، لیکن بہرحال اس سے پہلے ہی انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، درخواست نمٹا دی جائے گی اور پھر کوئی اور شخص اٹھا لیا جائے گا. یہی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نہ تو کسی ایک بازیاب شخص کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ بھائی کیوں اٹھایا گیا، کس لیے اٹھایا گیا، کدھر تھا وہ بندہ. اور نہ ہی ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی آ کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوا ہے. بس جو لواحقین ہیں یا ورثاء ہیں یا فیملی ممبرس ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر ہی صبر شکر کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی بندہ خیریت سے واپس آ جائے، اس کا پتہ لگ جائے اور یہ بھی ایک آپ کو تسلی ہو جائے کہ بھی بندہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مزید کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ نہ ہو کہ بندہ دوبارہ سے اٹھا لیا جائے. تو اس طرح کی یہ جو سچویشن ہے یہ ملک میں اس وقت چل رہی ہے. بہرحال ہم پھر بھی مطمئن ہیں کہ چلیے اون کھوسا واپس تو آ گئے ہیں. اب آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں جناب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں آج گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب نے مختصر سی گفتگو کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ بیسکلی جو جنرل فیض کی گرفتاری ہے یہ ایک ڈرامہ ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز چونکہ
हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगे, इनके ऊपर सज़ाएं बरकरार नहीं रखी जा सकेंगी। तो इसलिए इस बात को समझते हुए कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को किसी तरह ट्रायल कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट में धकेला जाए। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें जनरल फैज़ की गिरफ्तारी शो करके उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा उनके खिलाफ़, यानी इमरान खान के खिलाफ़, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि चूँकि जनरल फैज़ हमीद का भी मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल हो रहा है और उन्होंने वहीं पर वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयारी दिखा दी है, ओके कर दिया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल किया जाए। तो इस तरह एक बहाना बनाकर उनको मिलिट्री कोर्ट में भेजा जा सकता है, और वहाँ भेजने का मकसद इमरान खान साहब के नज़दीक यही है कि चूँकि इन केसेस में आज़ाद अदालतों में मुश्किल है कि सज़ाएं हों, तो मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा सुनाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट तक हर किसी का एक्सेस नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या सबूत फ्राहम किए गए, नहीं किए गए, कौन से शवाहिद थे, किस बुनियाद पर जो है वो कार्रवाई हुई। कोई भी कर्नल जनरल उठ के आपको सज़ा सुना दे और बाहर सिर्फ एक खबर ही आती है कि जी सज़ा हो गई, इसके अलावा पूरी जो उसकी शफाफियत होती है उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा तो ज़ाहिर है ये सारे मसाइल आएंगे कि साबित करना पड़ेगा। मीडिया भी होता है और भी लोग होते हैं जो ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ बाहर आके रिपोर्ट हो रही होती है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में चूँकि ये नहीं होता तो इसलिए वहाँ पर खामोशी के साथ इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाए और उसके बाद वहीं पर उनको सज़ा भुगतने के लिए रखा भी जाए। तो इमरान खान साहब को अब पूरा जो प्लान ये नज़र आ रहा है उसका ये उन्होंने बताया है एक नटशेल में कि ये बेसिकली फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखते हैं कि वाकई क्या फैज़ हमीद साहब वादा माफ़ गवाह बनते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान साहब की इस खदशे में काफ़ी हद तक सदाकत नज़र आ जाएगी। बाकी इमरान खान साहब ने जो रूटीन की बातें की हैं वो उनकी वही बातें थी कि साजिश भी मेरे ख़िलाफ़ हुई, हुकूमत भी मेरी छीनी गई और उसके बाद जेल में भी मुझे ही डाल दिया गया है। जनरल बाजवा के हवाले से भी उन्होंने यही बात की कि मैंने उन्हें बहुत सपोर्ट भी किया, उन्हें ट्रस्ट भी किया, लेकिन जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और फिर दीगर मामलात के हवाले से भी उन्होंने वही बातें की जो नॉर्मली वो कर रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने एक अहम बात की वो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मुतालिक ये बात की, वरना इससे पहले वो ये बात ज़रूर कर रहे थे कि किया है तो ये इंटरनल मामला है, अच्छी बात है। अगर 9 मई के हवाले से उनको आप पूछगछ कर रहे हैं तो फिर तो 9 मई की CCTV फुटेज भी मंगवानी चाहिए, इस मौके पर अच्छा मौका है। तो वो ये सब बातें पिछली समातों तक कहते रहे, लेकिन आज उन्होंने ये एक डिफरेंट बात की है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ लग रहा है कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इसी हफ्ते में तोशा खाना का ये जो केस चल रहा है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर भी समाअत होनी है, और यही 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इन दोनों ने ही उस केस की भी समाअत करनी है, जिसके ऊपर पिछली समाअत में ही मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हद तक उन्होंने केस को बिल्कुल उड़ा के ही रख दिया था। जो सवालात उन्होंने उठाए थे जिसमें नैब की बदनीयती बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी, और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ इमरान खान के ही तोहफ़ों के ऊपर इतनी इंक्वायरी क्यों हो रही है और किसी और को मुलजिम क्यों नहीं बनाया गया जो लोग इसमें मुलविस थे। तो ये सारी सवाल उन्होंने उठाए, और ये भी उठाया गया सवाल ज़ाहिर है कि भाई अगर किसी ने 108 तोहफ़े लिए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 108 दफ़ा उसे सज़ा सुनाई जाएगी, एक जुर्म में एक ही दफ़ा आप सज़ा सुना सकते हैं। तो अब ये सारा मामला पिछली समाअत में था, अब अगली समाअत इसकी होनी है बुध वाले दिन, तो लेट्स सी कि उस दिन क्या होता है। अगर ये केस उड़ जाता है उस दिन तो फिर बहुत बड़ा रिलीफ होगा इमरान खान साहब के लिए सर्टनली, क्योंकि फिर उनकी एक बहुत बड़ी रुकावट जो है रिहाई की वो दूर हो जाएगी, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा केस भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं, लेट्स सी के ऊँट किस करवट बैठता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।